हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश एम कैप सॉल्यूशन सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एम कैप नंबर 4 केमिस्ट्री। इस एम कैप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोर्स मॉडल इज अप्लाइकेबल टू विच ऑन। बोर्स मॉडल किसके लिए सही होगा इनमें से? तो हम जानते हैं कि बोर्स मॉडल किसके लिए होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब जो हाइड्रोजन की तरह दिखते हैं, नहीं जिनका वेट हाइड्रोजन की तरह होता है, नहीं जिनमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कितने होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये लगता है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें क्या हो गया, H+ में 0 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए नहीं लगेगा। He+ में कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, ये ठीक हो गया, इसके लिए लग जाएगा। Li+ में 2 इलेक्ट्रॉन है और Na+ में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिटल फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशन। कि इनमें से कौन सा रेडियस के लिए ठीक होगा अपने को, तो वो कैसे निकलेगा। हम जानते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस दे रखा किसी एटम का और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर किसी ऑर्बिटल में इसी तरह घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है इसका। तो उसको यहाँ पे इस पे कितना चार्ज होता है यहाँ पे Ze, यानी कि जेड क्या हो गया, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E के इक्वल होता है Q। तो यानी कि इतना तो सेंटर पे चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक E के इक्वल, यानी कि एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, उसका चार्ज इतना होगा। अब इसे घूमने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स की भी ज़रूरत होती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r की v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है, मास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे इसको ये करवा रहा है कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो कितना होगा इन दोनों के बीच में, के Q1 की वैल्यू कितनी है Ze, और Q2 की वैल्यू अपन E मान रहे हैं, अपॉन r²। r कितना बीच के डिस्टेंस r, जब ये भी r लिए तो अपन ने ये कितना हो गया r²। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, kZe² अपॉन mr, ये आ गई v² की वैल्यू। अब बोर के अनुसार बोर क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में या ऑर्बिटल में घूम रहा होता है, तो उसके लिए उसे जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2π के इक्वल होना चाहिए, उसका एंगुलर मोमेंटम, तभी घूम पाएगा वो। ये कौन कह रहा है, बोर खुद कह रहा है। अब इन दोनों से अपने को, अब यहाँ से चलो ये इक्वेशन सेकंड मान रहे हैं अपन, तो यहाँ से v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v² इक्वल टू क्या हो गया, n² h² अपॉन 4π² इंटू m² r²। ये यहाँ से v² की वैल्यू आ गई। अब ये दोनों v² हैं, एक की वैल्यू ये दूसरे की है, अब v² तो सेम होंगे दोनों, तो यानी कि अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, kZe² अपॉन mr इक्वल टू n² h² अपॉन 4π² इंटू m² r²। ये आ गए। अब यहाँ से एक तो कैंसिल हो गया, ये बचाया है हमारा, तो अपने को r की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो r इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल लिख लेते हैं r को, चलो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² h² अपॉन 4π² m, एक ही m बचेगा ही, इंटू में kZe²। ये आ गई अपने पास r की वैल्यू किसी भी सेल में, यानी कि किसी भी में n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में भी घूम रहा होगा उसके लिए। अब यहाँ पे देखिए अपन h क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अपने को पता है, इंटू 10⁻⁻34। और यहाँ पे m इलेक्ट्रॉन का मास, ये कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या होता है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया। z क्या होता है अपने को, z तो हर एटम के लिए एलिमेंट का अलग अलग होता है। और e की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, e इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है यहाँ पे। तो यानी कि ये सब अपने पास क्या आ गए, कांस्टेंट है, यानी कि इनकी वैल्यू पुट कर ले अपन यहाँ पे, तो अपने पास क्या मिलता है, r की वैल्यू r आता है 0.529 इंटू n² अपॉन z, यही तो हो गया।
ये भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी भी पुट कर दी, ये कर दिया, ये भी कर दिया। अब बचा गया यहाँ पे नीचे जेड और ऊपर एन स्क्वायर, किस में आता है, एंगस्ट्रॉन में। ये सब सोल्व करने पे अपने को आर की वैल्यू कितनी मिल जाती है, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बिलोंग टू द विजिबल रीजन ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। तो याद करने का, इसमें क्या होगा, लाइमन कौन से में आता है, अल्ट्रावायलेट में, और ये बामर कौन से में आता है, ये आता है विजिबल में, और बाकी के ऊपर वाले किस में आते हैं, इंफ्रारेड में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन पासन सीरीज ऑफ Li+2 आइन। आर दे रखा है यहाँ पे रेडियोवैक कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे पहले ये देखना होगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी। जैसे मान रहे ये N1, ये N2, ये 3, ये 4, ये 5 और इस तरह ये इन्फिनिटी पे आ रहा है। करते करते अब हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं एच म्यू को, यानी कि एनर्जी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी कि एनर्जी होती है लेमडा के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी कि जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो लेमडा कम होगा, ये बात फिक्स हो गई, जब लेमडा ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। अब यहाँ से देखते हैं पासन के लिए कितना हो गया, n=3, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे होंगे इसमें, ऐसे भी आ रहा होगा इन्फिनिटी से भी, फिर ऐसे 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 आ रहे होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। अब इनमें सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये डिस्टेंस नहीं देखनी बीच की, डिस्टेंस और वेवलेंथ में डिफरेंस होता है, डिस्टेंस और वेवलेंथ नहीं देखनी, अपने को वेवलेंथ देखना होता है। तो ये तो डिस्टेंस है, आप सोच रहे हो कि ये कम होगी, जब यहाँ से आ रहा है 4 से 3 में आ रहा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी, नहीं 4 से 3 में आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम रिलीज करेगा, एनर्जी कम रिलीज करेगा तो लैम्डा क्या होगा, ज़्यादा, और यहाँ से इन्फिनिटी से आ रहा है 3 में तो एनर्जी क्या करेगा, वो मैक्सिमम रिलीज कर सकेगा। तो एनर्जी मैक्सिमम रिलीज करेगा तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम, वही अपने को निकालना है यहाँ पे। तो अपने को पता चल गया अब यहाँ पे, और वो फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू क्या होता है, R(Z²) 1/N1² माइनस 1/N2², और यहाँ पे N1 N2 क्या होता है, N1 इज लेस देन N2। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या पता चलेगी अपने को, 3, और N2 कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 1/λ इक्वल टू R, और किसके लिए कह रहा है ये, Li+ आयन के लिए, यानी कि Li कौन सा आता है, नंबर 3 पे आता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 1/N1 का स्क्वायर कितना हो गया, N1 कितना है 3 का स्क्वायर कर दिया 9, माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब N2 का इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब 1/∞ कितना होता है, 0, तो 1/λ इक्वल टू क्या आ गया, R इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 1/R। ये होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बस ये N1 और N2 की वैल्यू पुट करना। क्वेश्चन नंबर 5, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। कि जैसे ये इसमें आ रही है ऐसे, ये क्या आ रही है, स्पेक्ट्रम लाइंस आ रही हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो लाइंस क्रिएट हो रही हैं। तो ये क्या हो रहा है कि यदि अपन यहाँ पे ई लगा दें, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें अपन, तो ये क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो भी ये स्प्लिट कर जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट के लिए किसने बताया था, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ये स्टार्क नामक इस साइंटिस्ट ने देखा था तो स्टार्क इफेक्ट कह दिए इसे। और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसने कहा था, जी मैन इफेक्ट, यानी कि जी मैन साइंटिस्ट ने कहा था तो इसे जी मैन इफेक्ट कह देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछ रहा है, एम से मैग्नेटिक, एम फॉर जी मैन, एम एम दोनों में, ऐसे याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, हम जानते हैं कि ये क्या होता है, डेल्टा एक्स पोजीशन में अनसर्टेनिटी, और डेल्टा पी इसमें होती है किसमें, मोमेंटम में, वो किसके इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन हो सकती है h/4 पाई के। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा, फर्स्ट वाला ही दे रखा है, याद करने लायक क्वेश्चन दे दो। क्वेश्चन नंबर 7, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयंस 1 मोल ऑफ गैसेज।
He प्लस आयन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। अब यहाँ पे सबसे पहले कि ग्राउंड स्टेट से क्या मतलब अपने को, ग्राउंड स्टेट वो होती है जहाँ पे n इक्वल टू क्या होता है 1, उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयन्स 1 मोल ऑफ गैसेज He प्लस आयन प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट, कि यहाँ पे 1 मोल He प्लस आयन को ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हम जानते हैं कि कैसे एनर्जी के लिए क्या लिख सकते हैं अपने, एनर्जी क्या होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर, और एन क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो जानते हैं सभी। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है वो समझते हैं कि ये क्या हो गया He प्लस, क्या दे रखा है He प्लस के लिए दे रखा है, ये मान रहे उसके ऑर्बिटल्स दे रखे हैं उसने, इस तरह से चलते रहेंगे ऑर्बिटल्स। ये वाला ग्राउंड स्टेट पे फर्स्ट, ये सेकंड मान रहे और ये फिर इन्फिनिटी पे आ गया अपन। तो कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे होने के लिए उसे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो निकालना अपने को। तो कैसे निकल सकता है, यानी कि यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी पहले वो निकाल ले इन्फिनिटी पे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी उसे, ये कर सकते हैं। तो फिर एक क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, वो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसे कितनी एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे एनर्जी निकाल लेंगे और यहाँ पे एनर्जी निकाल लेंगे और इन बीच का डिफरेंस होगा यानी कि E1 और E2, तो यानी कि E2 माइनस E1 होगा, वही तो उसे एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, यही कह सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यानी कि E इक्वल टू कि जब ऑर्बिटल चेंज कर रहा है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होगी अपने पास E1 की वैल्यू, ये दे रखी है अपने को। E2 की वैल्यू कितनी होगी -E1 की वैल्यू यानी कि जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 13.6, जेड स्क्वायर किसके लिए हो रहा है यहाँ पे He प्लस आयन के लिए कितना होता है हीलियम के लिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिटल, ये तो होता है। और E2 की वैल्यू कितनी होगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना 4 हो गया अपॉन एन स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी से किसी को डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। तो यानी कि अपने को E कितना चाहिए 0 माइनस का 13.6 इंटू 4, यही तो चाहिएगा। तो E इक्वल टू कितना हो गया प्लस में, माइनस माइनस प्लस में हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है अपने पास 4 ये कितना हो गया 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अपने को। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, तो किसने किया था डिवीजन, जरूर मेरा एक्सपेरिमेंट से होता है, लेकिन इसके बारे में बताया किसने था डी ब्रोगली ने बताया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट नहीं दे सके थे। उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री में लिखा था कि जिस तरह लाइट में डुअल नेचर होता है उसी तरह मैटर में भी डुअल नेचर होगा, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ डिवीजन जर्मन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिटल इज, कि ऐसे ये कोई क्या है एटम का न्यूक्लियस दे रखा अपने को, और ऐसे कोई ऑर्बिटल क्या करेगा रिवॉल्यूशन करता रहता है इसके चारों ओर। एक कह रहा है कि एक चक्कर पूरा करने में किसी nth ऑर्बिटल, ये अपन nth ऑर्बिटल ही मान रहे हैं, एक चक्कर पूरा करने में क्या होगा कि वो नंबर ऑफ वेव पूछ रहा है कि कितने होंगे। तो ये देखो कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे वेव के रूप में जाता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी जाएगा पार्टिकल के रूप में, पार्टिकल रेज के रूप में जाता तो केवल ऐसे जाता। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे वेव्स के रूप में ऐसे। तो यहाँ पे जो लैम्डा होगा वो निकालना अपने को कितना होगा लैम्डा, यानी कि उसे 2πr पाथ कवर करने में वो बना रहा है लैम्डा, n लैम्डा होता है nth ऑर्बिटल के लिए, ये होता है फॉर्मूला। तो यानी कि nth ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू 1, तो 1 हो गया एक के लिए, तो लैम्डा कितना करेगा 1, n इक्वल टू 2 हो गया तो यहाँ पे लैम्डा भी 2 हो जाएगा, यानी कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया n के। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यानी कि वो n पे डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ n होंगे उतने ही नंबर ऑफ लैम्डाज होंगे। 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज द वेवलेंथ इन nm ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन फ्रॉम n3 टू n2 फॉर Li+2 आयन। यहाँ पे कोई कह रहा है कि वेवलेंथ अपने को निकालनी है, यानी कि n=3 से n=2 में जा रहा है, कोई ट्रांजिशन कर रहा है, तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे अभी यहाँ से अपन। हम जानते हैं कि 1/λ क्या होता है, r/z² 1/n1² माइनस 1/n2², ये होता है r1/λ। फॉर्मूला जानते हैं अपन ये, और यहाँ से अपने को निकालना है क्या, 1/λ r और z² कितना हो गया Li+2 आयन के लिए 3² 9 और 1/n1 कितना है यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि n1 इज लेस देन टू n2, तो n1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस n2 क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 1/λ 9r अपॉन में ये कितना हो गया 36 और 9 माइनस 4, तो लैम्डा क्या लिख सकते हैं अपन 36 अपॉन 9r और 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, ये आ गया अपने पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 36 5 इंटू 9 इंटू आर, और हम जानते हैं आर क्या है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। और 1 आर की वैल्यू होती है कितनी, ये मान रहे अपन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1/r कितना हो जाता है 91.2 nm, 1/r की वैल्यू ये होती है, तो ये पुट कर देते हैं। ये सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी के लिए याद रखना चाहो तो 1/r की वैल्यू इतनी होती है, इस चैप्टर में काम आता है कई बार। तो 91.2 इंटू 36 अपॉन 5 इंटू 9, ये हो गया लैम्डा की वैल्यू, तो इसको काटने पे कितना आएगा 30, और ये करेंगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा अपने पास 5 4 ये कितना होगा 2, तो ये अप्रोक्स में कितना आ गया 73, तो 73 के अप्रोक्स में कौन सा आंसर है यहाँ पे अपने पास फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, द आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि n ग्राउंड स्टेट यानी कि n=1 में हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, यानी कि उसकी एनर्जी दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What would be the ionization potential for the electron in the first excited state of Li+2? Li+2 के लिए निकालना अपने को, वो कितना होता है अपने पास एनर्जी इक्वल टू होता है 13.6 इंटू z² अपॉन n², ये फॉर्मूला पता है अपने को। अब एक्चुअली में यहाँ पे 13.6 होता है, ये होती है इनकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पे पता है अपने को सब दे ही रखा है उसने। 13.6 इंटू z² की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 9, n² कितना एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, तो यानी कि एक्साइटेड स्टेट, तो आप भी एक एक्साइटेड हो जाया करो, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो n=2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो n=3, यानी कि n क्या होता है एक्साइटेड स्टेट +1। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया n की वैल्यू कितनी 2, 2 का स्क्वायर करना होगा अपने को, तो इक्वल टू क्या आ गया 13.6 इंटू 9/4 कितना हो गया, ये करेंगे तो 120 लगभग 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻6 kg विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज, h की वैल्यू दे रखी है अपने को, और लैम्डा निकालना है। क्या क्या होता है डे ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा h/mv, जानते हैं वो फॉर्मूला उसका, पुट करना है बस यहाँ पे, तो h की वैल्यू कितनी होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34, m की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 10⁻⁻6, v कितना हो गया 10, तो ये कितना लैम्डा क्या आ गया यहाँ पे 6.6 इंटू 10⁻⁻, ये कट गया तो 5 बची ऊपर आएंगी, तो यानी कि माइनस में 29 मीटर, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रॉन बीम कैन अंडरगो डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल थ्रू व्हाट द पोटेंशियल शुड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी एक्सेलरेटेड सो दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन समझते क्या करें, यानी कि उसने लैम्डा दे दिया यहाँ पे और पूछ रहा है कि उसके इस लैम्डा से एक्सेलरेट करने के लिए उसे कितनी पोटेंशियल की
रिक्वायर्ड होगी वी नोट, पोटेंशियल मान रहे हैं अपन वी नोट। हम जानते हैं कि लैम्डा क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन रूट 2 km, या फिर क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, या फिर या क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन रूट 2 m³ वी नोट। अभी आया कैसे, जो होता है मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में, ये रिलेशन होता है। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन, Q इंटू वी नोट। अब यहाँ पे वी नोट क्या होता है, पोटेंशियल। तो ये निकालना, अपने को सब चीज़ें दे ही रखी हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2 m³ वी नोट। अब वी नोट के लिए सबसे पहले स्क्वायर करना होगा, यानी कि वी नोट इधर ले आए अपन, ये क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू में 2m³, ये वी नोट की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो बस। तो वी नोट क्या हो गया, एच स्क्वायर कितना होता है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 स्क्वायर करने पे ये हो गया। अपॉन लेमडा स्क्वायर की, लेमडा की वैल्यू 1.6 इंटू 1.6, और एंगस्ट्रॉन में दे रखी है, यानी कि 10⁻10 का स्क्वायर करने पे 10⁻20 आता है अपने पास। और 2 चलो यहाँ लिख रहे हैं, और एम कितना होता है यहाँ के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये सोल्व करना है बस अब अपने को। अब कई हो गए तो फेफड़े फूल गए इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के, सोच रहे ये कैलकुलेशन कर लेते तो मैथ ही ना ले लेते, इसमें क्या कर रहे होते बायो में। फिर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अपन लमसम में यानी कि लगभग ऑलमोस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, तो सबसे पहले पावर का खेल ख़त्म कर लेते हैं। कितनी हो गई 34, ये हो गई 68 हो गई, और नीचे कितनी हो गई 19 है, और ये 50, 60, 70 नीचे होगी, यानी कि ऊपर कितने बचेगी 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻²। ऊपर 60 माइनस में, नीचे माइनस से तो ऊपर प्लस में हो गई, तो यानी कि स्क्वायर बच जाएगा अपने पास। अपोन में अब क्या करना है, 2 को तो यूँ ही रख लेते हैं। अब इसका करते हैं 1.6 यानी कि 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, तो यहाँ पे अपन 2.5 कर सकते हैं यहाँ पे। 9.1 इंटू 1.6 ये हो गया। अब 2.5 को क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से, 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻², और यहाँ से ये कितना हो गया 5 इंटू 9.1 को 9 मान रहे हैं अप्रोक्स में, और 1.6 ये हो गया। अब ये कितना हो गया 8 हो गया, ये 6.6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻² अपॉन 8 इंटू 9, यही हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब इतने स्टेप्स में नहीं करनी होती, ये सब यहीं पे कर लिया करते, समझाने के लिए इतना लंबा कर रहे हैं अपन। ये भी इसी एक जगह पे करनी होती है सब अपने को। अब 8 इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग कर रहे हैं अपन वी नोट 6 और 6 कितना अपन मान रहे हैं 36, और ये 72 हो गया इंटू 10⁻², यानी कि कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻², यानी कि 50, यानी कि अप्रोक्स 50, यानी 50 से कुछ ज़्यादा होगा अप्रोक्स 50, यानी कि अपन ने इसको 0.6 वैल्यू कम भी तो मानी है, तो यानी कि 50 से ज़्यादा होगा कुछ, तो है कोई 50 के आसपास कुछ ऑप्शन 58.90, यानी कि ये तो 50 से ज़्यादा होगा ना कुछ, ये भी आसपास वैल्यू तो, लेकिन कम नहीं होगा ना। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज सेम एज द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस निकालनी है अपने को। रेडियस क्या होती है, आर इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z, ये होती है रेडियस अपने पास। अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल इज सेम फर्स्ट बोर्स ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस कितनी होगी अपने पास 0.529, फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए n इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और z भी 1, यानी कि यहाँ गई अपने पास 0.529 एंगस्ट्रॉन, यह गई आर की वैल्यू। अब पूछ रहे इनमें से, इन 4 ऑप्शनों में से ये वैल्यू कितनी होगी, इसके इक्वल कौन से की वैल्यू होगी, तो ये पता चल गया अपने को, यानी कि n²/z की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, तभी तो यही वैल्यू आएगी आर की। तो इस किस में आ रही है ये, बेरिलियम के लिए n की वैल्यू 2 यानी कि 4, और बेरिलियम खुद 4 पे आ रहा है यानी कि 1, तो फर्स्ट ये करेक्ट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 15, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ He+ इज, ये दे रखिए फर्स्ट ऑर्बिटल में
एनर्जी अपने को, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड बी। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये होता है एनर्जी के लिए फॉर्मूला। अपने पास वैल्यू पुट करनी है अपने को यहाँ पे। अब इसने दे क्या रखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये 13.6 होती क्या है, ये होती है हाइड्रोजन की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिटल में। ये होती है हाइड्रोजन की एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिटल। कैसे होती है ये देखो, हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल टू 1, एन स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए 1, तो यानी कि E इक्वल टू कितना आ गया 13.6 ये होगी। तो यानी कि अपन इसे क्या लिख सकते हैं, E नोट लिख सकते हैं 13.6 को। अब क्या हो रहा है कि E नोट की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे। कैसे, इसने दे रखा है कि ये 8.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल एनर्जी है हीलियम की। कौन से में बता रहा है, हीलियम के लिए जेड स्क्वायर कितना हो गया 4, और कौन से ऑर्बिटल में, फर्स्ट ऑर्बिटल में, यानी कि ये हो गया 1। अब पूछ रहा है E नोट की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो E नोट कितना हो जाएगा यहाँ से -87.16 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 4। तो ये कितना हो गया 2 से कोई ऑप्शन स्टार्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना 15 में 4, यानी कि 217.9 इंटू 10⁻⁻20 जूल, और वो भी किस में, माइनस में, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया।